हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, क्लास 9 स्टार्ट कर रहे हैं। वैसे आपका क्लास 8 कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, चलो जैसा भी रहा। अब 9 पे ध्यान दो, अच्छे से ध्यान दो, एक एक चीज़ों को समझो ताकि जाके ये 10th में भी और 11th में भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करे। इवन व्हेन यू टेक द साइंस, तो साइंस आपको समझ में आए, है ना, वो काफ़ी अच्छे से समझ में आए। इसकी मैं पूरी ध्यान रखूँगा और आपको हर एक चीज़ें इस वीडियो में मिलेगी। जैसे कि आपको नोट्स चाहिए तो आप इस वीडियो से नोट्स बना सकते हो, कंप्लीट नोट्स बना सकते हो, कुछ भी नहीं छूटेगा, एनसीईआरटी बेस्ड है और एक एक चीज़ें समझ में आएगी। इफ़ यू वांट एनीथिंग एल्स आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, सो दैट आई विल नो कि आपको क्या चाहिए। ओके, सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। मेरा नाम आशीष है और आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सो विदाउट अ फर्दर डू लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो चैप्टर को पहले समझते हैं। चैप्टर का नाम से ही कि मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ मैटर। हम लोग पहले से ही बहुत बार सुने ही हुए हैं कि मैटर होता क्या है। नाउ लेट यू नो कि मैटर जो होता है, जो हम आसपास सभी चीज़ों को देखते हैं, वो सब मैटर ही तो है, और क्या है कि नहीं। तो चलिए फिर थोड़ा सा मैटर पे जाते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है ना। एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड टेक्स अप स्पेस इज रेफर टू एज मैटर। तो देखो, जो भी आपके सामने है उसका कुछ ना कुछ मास तो होगा ही, है ना। आप जानते हो ना मास क्या होता है, ठीक है। तो उसका कुछ ना कुछ मास होगा ही और कुछ ना कुछ वो जगह ले ही रहा होगा। तो ये सभी क्या है, सभी मैटर है। तो और क्या है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, शुगर है, सैंड है, एयर है, वाटर है, एट्सेट्रा, है ना। तो जो मैटर होते हैं वो स्मॉल माइन्स्क्यूल पार्टिकल मेक्स अप मैटर, है ना। जो मैटर होते हैं बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बने होते हैं। व्हाट डज इट मीन, आप लोग ये क्या बोल रहा है। तो मैटर जो होता है, आप कोई भी एक चीज़ ले लो, आपके सामने एक डब्बा है, कुर्सी है, जो भी है, उसको ना तोड़ दो। सॉरी, मत तोड़ो, मतलब तोड़ के अगर देखें तो क्या होगा, तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तोड़ते जाओ तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में दिखेंगे, है ना। वो अब वो टूटते जाएंगे तो छोटे छोटे पार्टिकल्स में। इससे क्या पता चला हो, है ना। आप क्या समझे, इसे ये समझे कि कोई भी चीज़ है दुनिया में वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है कि नहीं। ओके, तो ये सभी मैटर हैं जो छोटे छोटे माइन्यूस्कल पार्टिकल से मिलकर के बना है। और ड्यू टू दिस स्पेस बिटवीन देम, अच्छा, जो पार्टिकल होता है ना, उसके बीच में स्पेस होता है। मैटर पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड टू वन अनदर। तो जो भी पार्टिकल आपको दिखते हैं, जो भी मैटर दिखता है, उस वो ये स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना है। और जो स्मॉल पार्टिकल होता है उनके बीच में होता है डिस्टेंस, है ना। वो चिपके नहीं होते हैं लेकिन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। बात कुछ ऐसी है, समझ में आ रही है कि नहीं। तो मैं एक बार शॉर्ट में फिर से रिवाइज कर देता हूँ कि जो मैटर होता है वो उसका कुछ मास होता है, वो कुछ स्पेस लेता है, उस छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है और पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना। ये सभी क्या है, इस मैटर हैं। तो अब यहाँ पे क्यों रुकना, तो चलिए थोड़ा सा और समझ लेते हैं कि मैटर के बारे में, है ना। तो हम जो भी अपने आसपास के मैटर को देखते हैं, आपको क्या लगता है वो कैसे दिख रहे होते हैं। मतलब अगर उनके स्टेट क्या है, हमने क्लास 5 में भी पढ़ा होगा, 6 में भी पढ़ा है ना। वो 3 तरह के स्टेट में दिखते हैं, है ना, सॉलिड, लिक्विड या तो वो गैस है। Matter can be classified as solid, liquid, or gas on the basis of interparticle forces and the arrangement of particles, है ना। कहना क्या चाह रहा है कि जो ये मैटर होते हैं वो 3 बेसिस पे क्लासिफाई किए गए हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस में। किस बेसिस पे, उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आप सॉलिड में देखो, जो पार्टिकल्स होते हैं एक दूसरे के काफ़ी नज़दीक होते हैं। ऑन दी अदर हैंड जो गैस होता है उसमें पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं। और जो लिक्विड होता है उसमें जितने सॉलिड में होते हैं उससे थोड़े दूर होते हैं, है ना। तो ऐसा करके देखा जाता है। These three form of matter are interconvertible by increasing or decreasing pressure and temperature. For example, ice can be converted from solid to liquid by increasing the temperature. तो कहना क्या चाह रहा है कि जैसे आप देखो, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, ठीक है। तीनों पार्टिकल से मिलकर के बने हैं। सॉलिड में पार्टिकल्स बहुत नज़दीक होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं और गैस में और ज़्यादा दूर होते हैं। तो आप इनका टेम्परेचर बढ़ा करके, है ना, आप इसके जो है चेंज कर सकते हो इनके स्टेट को। सॉलिड से लिक्विड कर सकते हो, लिक्विड से गैस कर सकते हो, ऑन दी अदर हैंड आप लिक्विड से सॉलिड भी कर सकते हो। ऐसा पॉसिबल है ना।
तो जैसे कि आप आइस को ही ले लो, आप फिर आइस को गर्म करो तो वो है ना, टेम्परेचर दो तो वो लिक्विड में चेंज हो जाता है, और ज़्यादा टेम्परेचर तो वो गैस में चेंज हो जाता है। तो ये सब इनवर्ट कन्वर्टेबल है, मतलब इनकन्वर्टेबल है ना। उसको फिर फ्रिज में रख दो वाटर को तो फिर से वो सॉलिड बन जाएगा। तो टेम्परेचर कम देने से वो फिर से सॉलिड में बन जा रहा है। तो ये सब कुछ तरीके हैं, और अब इस तरीके से जो है इनके स्टेट को चेंज कर सकते हो, मीन सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, एंड गैस टू लिक्विड, लिक्विड टू सॉलिड, ऐसे चेंज किया जा सकता है। ठीक है, उसके प्रेशर और टेम्परेचर को इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करके। तो अब चलिए इसके फिजिकल नेचर की बात करते हैं। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ए फिजिकल प्रॉपर्टी इज़ एन एस्पेक्ट ऑफ मैटर दैट कैन बी ऑब्जर्व और मेजर्ड विदाउट चेंजिंग इट्स नेचर और कॉम्पोजिशन, है ना। जो फिजिकल नेचर है, मतलब अगर आप मैटर के फिजिकल नेचर को समझना चाहते हो तो फिजिकल नेचर, जो फिजिकल प्रॉपर्टी है, जो नेचर है, उसको समझने के लिए आपको मैटर में कोई भी जो चेंजेस हैं, है ना, वो आपको उसके नेचर में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आप डायरेक्टली देख सकते हो। दूसरा, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट। ये इस पे डिपेंड ही नहीं करता कि जो है ना, कितना अमाउंट है मैटर का, वो आप डायरेक्टली देख सकते हो। तीसरा, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इंक्लूड अपीयरेंस, कलर है ना, ऑर्डर, डेंसिटी, टेक्सचर, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एट्सेट्रा। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या देखने को मिलता है, उसके अपीयरेंस, वो कैसा है ना, उसका अपीयरेंस कैसा है, उसके कलर कैसे हैं, उसके ऑर्डर कैसे हैं, डेंसिटी कैसा है, टेक्सचर कैसा है मैटर का, है ना। ये सब आप क्लास 6 में भी पढ़े होंगे, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एट्सेट्रा, ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टी में देखते हैं हम। ओके भैया, तो हम लोग जो है कब से मैटर किए जा रहे हैं, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक को भी समझते हैं, है ना, परेशान नहीं होना है। तो फिर से मैं बताऊँ, मैटर क्या होता है। मैटर इज़ एनीथिंग दैट हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ऑब्वियसली मैंने बताया कि जो मैटर होता है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है ना। इट कैन बी लिक्विड, सॉलिड और गैस। और मैटर जो है कुछ ना कुछ स्पेस लेता है ना, और उसका कुछ ना कुछ मास होता है, दैट इज़ मैटर। एवरीथिंग दैट वी कैन टच, सी, हियर, टेस्ट एंड ऑल्सो स्मेल इज मैटर, है ना। जो भी चीज़ें हमें दिखती है वो टच कर सकते हैं, सुन सकते हैं उसको, है ना, मतलब मारने पे मान लो आवाज़ करती है ना, ऐसा करके हिट करने पे आवाज़ करती है, टेस्ट कर सकते हैं ये, और स्मेल भी करता है, वो सभी क्या है, मैटर है। इट इज़ मेड अप ऑफ रियली टाइनी पार्टिकल्स विच कैन नॉट बी सीन थ्रू द आइज़। तो ये इतने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, मैंने कई बार रिपीट कर दिया, कितने छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है कि हम उन्हें नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। वी कांट सी इट थ्रू आवर नेकेड आई, है ना। तो ये सभी मैटर के प्रॉपर्टीज़ हैं। ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। नेक्स्ट है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। इसका क्या मतलब हुआ, मैंने कई बार बोला कि जो मैटर होते हैं वो पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, और उनके बीच जो पार्टिकल होते हैं वो उनके बीच में डिस्टेंस होता है ना, इसके बीच में स्पेस होता है, ऐसा नहीं कि वो बहुत चिपके होते हैं। दिस कैरेक्टरिस्टिक इज़ वन ऑफ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस इन अदर सब्सटेंसेस, है ना। ये जो क्वालिटी है कि पार्टिकल के बीच में जो है ना स्पेस होता है, इसी की वजह से वो किसी में सॉल्युबल होता है। For example, on dissolving sugar in water, there is no rise in the water level because the particle of sugar get into the interparticle space between the water particles. Interestingly, आप इसको देख सकते हो कि जो कोई भी जैसे शुगर है ना, ये एक मैटर है। अब ये पार्टिकल से मिलकर के बना है, और इनके बीच में जो होता है डिस्टेंस होता है, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है, इनके बीच में डिस्टेंस होता है। और पानी में भी जो है, जो पानी जिस पार्टिकल से मिलकर के बना है उसके बीच में भी डिस्टेंस होता है। तो ये जैसे ही उसमें डालते हैं तो उसमें सॉल्युबल हो जाता है ना। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में स्पेस होता है, और उसी में जाके अंदर वो बैठ जाता है, और पानी का लेवल बढ़े बिना ही, है ना, वो इसमें सॉल्युबल हो जाता है ना। ये इंटरेस्टिंग चीज़ है, आपको देखना चाहिए। बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी पे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर ऑलवेज इन मोशन, है ना। जो पार्टिकल होते हैं उसके जो मतलब वो स्थिर नहीं होते हैं ना, वो तो बिल्कुल एक जगह पे नहीं रहते, वो मोशन में रहते हैं। हमें नेकेड आई से दिखता नहीं है, लेकिन वो बिल्कुल मोशन में करते हैं। तो आप अगर माइक्रोस्कोप से देखो तो वो दिखता है ना। पढ़ते हैं इसमें, पार्टिकल ऑफ मैटर शो कंटिन्यूस रैंडम मूवमेंट्स ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी दे पोजेस, है ना। सभी पार्टिकल्स के पास, छोटे छोटे पार्टिकल के पास काइनेटिक एनर्जी होता है, और वो इसलिए कभी भी आराम से बैठते नहीं, वो रैंडम मोशन में रैंडमली जो है मोशन करते रहते हैं। ए राइज इन टेम्परेचर इंक्रीज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स मेकिंग दैम मूव मोर वाइग्रेसली,
है ना। आप कभी भी टेम्परेचर बढ़ाओ, ये रूल है, टेम्परेचर बढ़ाओ तो पार्टिकल्स जो है और उसका मोशन बढ़ जाता है, रैंडमली होना, है ना। आप सिंपली एक एग्जांपल से समझ सकते हो, क्लास में अगर जो है बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, तो बच्चे क्या चिपक के बैठना पसंद करेंगे, या थोड़ा सा मतलब हिलेंगे, ऐसा करेंगे, कॉपी उठाएंगे और अपने आप को है ना हवा देना शुरू करेंगे। तो ऐसा होता है, पार्टिकल के साथ भी ऐसा होता है कि आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो पार्टिकल्स जो है एकदम बहुत तेज़ी से मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पे, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, है ना। जो पार्टिकल होते हैं उसके जो पार्टिकल होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। इन एवरी सब्सटेंस देयर इज एन इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स। क्या कह रहा है कि अट्रैक्शन एक्टिंग बिटवीन द पार्टिकल्स, इंटर पार्टिकल फोर्स। तो कोई भी पार्टिकल होता है, छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में होता है स्पेस, और इसकी वजह से वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, है ना, हमेशा करते हैं। टू ब्रेक अ सब्सटेंस वी नीड टू ओवरकम दिस फोर्स। इसीलिए हम जब किसी ऑब्जेक्ट को तोड़ना चाहते हैं तो हमको ये फोर्स जो है, इंटर पार्टिकल फोर्स जो है, उसको ब्रेक करना पड़ता है, अदरवाइज हम उसको अलग नहीं कर सकते, है ना। तो वी नीड टू ओवरकम दिस फोर्स। द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स डिफर्स फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर सब्सटेंस। तो ये जो इंटर पार्टिकल फोर्स है वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल इन सब में अलग अलग हो सकता है ना। इसीलिए किसी सब्सटेंस को तोड़ने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होता है, और दी अदर कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिसमें ज़्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होता है। मैटर के कैरेक्टरिस्टिक समझने के बाद हमें समझना है डिफ्यूज़न। व्हेन द पार्टिकल ऑफ मैटर intermix on their own with each other, the phenomenon is called diffusion. For example, spreading of ink in water. तो बेसिकली डिफ्यूज़न क्या है, डिफ्यूज़न एक ऐसा चीज़ है, मतलब वाटर में आप अगर इंक डाल दो तो इंक पूरी तरह से उसमें क्या होता है, डिज़ोल्व हो जाता है, और ये डिफ्यूज़न कहलाता है। During diffusion, the particle occupy the interactive spaces. The rate of diffusion increases with an increase in temperature due to the increase in the kinetic energy of the particles. देखो, ड्यूरिंग डिफ्यूज़न मतलब जो आप इंक डाल रहे हो वाटर में, तो उसमें जो वाटर के पार्टिकल्स हैं उनके बीच में होता है डिस्टेंस, इजंट इट, उसके बीच में होता है स्पेस, वो जाके उसमें अंदर चले जाता है और पूरी तरह से घुल जाता है। इसीलिए आप इंक जैसे ही डालते हो तो वो पूरे वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है ना, कहीं जाके बैठ नहीं जाता है। तो ऐसा होता है, उसके उसके जो इंटर पार्टिकल होते हैं उसके बीच में जाके बैठ जाता है। अब अगर टेम्परेचर बढ़ा दो, पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस बढ़ जाता है ना, स्पेस बढ़ जाता है और उसमें और अच्छे से डिज़ोल्व हो जाता है। इसलिए आप गर्म करने पर कोई चीज़ डिज़ोल्व करो तो और अच्छे से घुलता है, ऐसा होता है कि नहीं, है ना। ये डिफ्यूज़न है। चलिए ये तो ठीक है, हमने पढ़ा मैटर पार्टिकल से बन के बना है, उनके बीच होता है स्पेस। अब इसमें हम टेम्परेचर की भी बात कर रहे हैं। टेम्परेचर जब मिलता है तो वो उसमें क्या इफ़ेक्ट्स देखने को मिलता है ना। इफ़ेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। बेसिकली देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना। तो जो उसमें अगर हीट दें, उसमें जो टेम्परेचर दें, तो टेम्परेचर चेंज करने से होता क्या है उस पर हम अभी बात करेंगे। तो टेम्परेचर को चेंज करने पर ये हो रहा है, हम देख रहे हैं कि जो पार्टिकल्स हैं, है ना, उसके बीच में स्पेस है, अब वो थोड़े से एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं पार्टिकल्स, है ना। अब जब आप उसको टेम्परेचर देते हो तो देखो, टेम्परेचर देने से कोई भी चीज़ें अगर नज़दीक है तो वो दूर जाना चाहेगा। आप गर्मी में साथ बैठना चाहते हो या फिर दूर बैठना चाहते हो, ऑब्वियसली आप दूर दूर बैठना चाहते हो। इन द सेम वे ये पार्टिकल के साथ भी होता है। अगर आप उसमें वहाँ पे हीट दो ना, अगर वहाँ पे गर्मी दो, हीट दो, है ना, एनर्जी दो, तो पार्टिकल्स के बीच जो अट्रैक्शन था वो कम होता है, और कम होके वो एक दूसरे से दूर चले जाता है ना। आप यहाँ पे देख सकते हो, ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मैटर इंक्रीजेज, है ना। उसका काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ जाता है, वो मूवमेंट तो करते ही हैं और उसका काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है हीट से। एंड दे बिगिन टू वाइब्रेट विद द हायर एनर्जी, वो वाइब्रेट करने लगते हैं। देयर फॉर द इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, इंटर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मतलब जो पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसमें क्या होता है, रिड्यूस होने लगता है। एंड पार्टिकल्स गेट डिटैच फ्रॉम देयर पोजीशन एंड बिगिनस टू मूव फ्रीली। तो वहाँ पे जहाँ पे वो अटैच था और वहाँ पे मूव कर रहा था, वो फ्रीली मूव करने लगता है ना। हीट मिलने से अब वो पूरी तरह से मूव करने लगता है इधर उधर कहीं भी रैंडमली, ठीक है। तो ये हमें इसमें समझना है। अच्छा, ये होने के बाद हो क्या रहा है एक्चुअली, तो आप देखोगे यहाँ पे देख सकते हो, एज अ रिजल्ट द स्टेट ऑफ मैटर बिगिंस टू चेंज, तो सॉलिड अंडरगो अ फेज टू फॉर्म लिक्विड, है ना। तो वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो जाता है। और फॉर एग्जांपल आप आइस ले लो, वो आइस से, है ना, लिक्विड बन जाता है, पानी बन जाता है। सिमिलरली लिक्विड ऑल्सो अंडरगो अ फेज चेंज टू फॉर्म गैस, अब ये गैस में चेंज हो जाता है।
सिमिलरली आप गैस से है ना, आप गैस में चेंज हो गया, आप गैस से क्या ही चेंज होगा। तो ऐसा करके चेंजेस जो है, इफेक्ट ऑफ चेंजेस देखा जाता है स्टेट ऑफ मैटर में। ओके, तो ठीक है, ये समझने के बाद अब हम जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को समझेंगे। देखिए, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट लग रहा है, अगर मतलब नए बच्चे हैं तो उनको लग सकता है ये तो बिल्कुल नए वर्ड है, मतलब क्या चीज़ है ये। तो मैं बता दूं, ये भी एक टेम्परेचर है बस, और कुछ नहीं, है ना। कुछ सर्टेन थिंग्स में ही ये काम करता है। मतलब the melting point of a solid is defined as the temperature at which solid melts to become liquid at the atmospheric pressure। मतलब जिस एटमॉस्फेयर में जो सॉलिड है वो जिस टेम्परेचर पे है ना, टेम्परेचर है, फिर से मेल्टिंग पॉइंट क्या है, टेम्परेचर है, जिस पॉइंट पे वो सॉलिड मेल्ट हो जाता है इनटू लिक्विड में, तो ये क्या कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट। सिंपल, सॉलिड से लिक्विड, जिस टेम्परेचर से सॉलिड से लिक्विड में हो जाता है वो मेल्टिंग पॉइंट है। At the melting point, these two phases, that is solid and liquid, are in equilibrium. That is, at this point, both solid state and liquid state exist simultaneously। समझ पाए? तो melting point है क्या? तो ये जो टू फेज है, मतलब solid और liquid, ये equilibrium में रहते हैं, है ना। अब आते हैं बॉइलिंग पॉइंट पे। बॉइलिंग पॉइंट क्या है? तो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए लिक्विड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The boiling point of for any material is the temperature point at which the material transform into the gas phase in the liquid phase. This happens at 100 degrees centigrade for water. The Celsius scale was in fact created on the basis of ice water melting point and the liquid water vapor boiling point. सो इट इज़ वेरी क्लियर कि मैं मेल्टिंग पॉइंट बताया कि किसके लिए होता है। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पे सॉलिड से लिक्विड में ट्रांसफॉर्म होता हो, है ना, इन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना। तो तो उसमें क्या होता है, वो सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्या है, लिक्विड जो है गैस में जिस टेम्परेचर से गैस में चेंज हो जाता है वो बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। बस दोनों में ये डिफरेंस है। ये समझने के बाद हम समझेंगे फ्यूज़न। और ये फ्यूज़न क्या होता है, जब, है ना, व्हेन टू एटम कोलाइड टू क्रिएट अ हैवियर एटम, जब दो एटम एक दूसरे से टकराते हैं और हैवियर एटम, जो हैवी एटम बनाते हैं, सच एज व्हेन, फॉर एग्जांपल कि हाइड्रोजन एटम जो है ना, दो हाइड्रोजन एटम कंबाइन होके एक हीलियम का एटम बनाता है। दिस प्रोसेस इज़ नोन एज द फ्यूजन। इसी को फ्यूजन कहा जाता है, जब दो एटम जो है मिल करके एक हैवियर एटम बनाता है। दिस प्रोसेस जनरेट्स एनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, है ना। ये जो प्रोसेस है इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है। इवन आप जो सन देखते हो उसमें भी यही होता है, फ्यूजन और फ्यूज़न। मैनी टाइम्स मोर देन फ्यूजन एंड द पावर्स ऑफ द सन, है ना। Furthermore, it doesn't generate radioactive fusion products. The melting point at which ice solid turns into water liquid is 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो 32 फ़ारेनहाइट, सॉरी, तो 32 फ़ारेनहाइट मतलब 0 डिग्री सेल्सियस ये होता है। तो फ्यूज़न क्या है, फ्यूज़न पे हमने बात किया, है ना। when two atoms collide to create a heavier atom such as when two hydrogen atom, है ना। तो फ्यूज़न क्या है, जब दो एटम जो है मिल करके एक एटम हैवियर एटम बनाता है, इसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलता है, यही फ्यूज़न है। नाउ इजी, फ्यूज़न को हमने समझ लिया। अब दो तरीके से हम लोग समझेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या होता है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट एनर्जी दैट इज़ रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न क्या है, बेसिकली अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि 1 kg सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर होता है, इसी को लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन करता है एट इट्स व्हाट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या फिर इसी को क्या बोल सकते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये है सब्लिमेशन, है ना, हिंदी में ऊर्ध्वपातन कहते हैं। सब्लिमेशन क्या होता है, बेसिकली हमने ये पढ़ा कि कोई भी चीज़ों को अगर चेंज करना है, देखो सॉलिड से लिक्विड होता है, लिक्विड से गैस होता है, मतलब उसका कोई प्रोसेस है ना। सॉलिड से लिक्विड होगा टेम्परेचर देने पे, फिर लिक्विड से गैस बनेगा। बट सब्लिमेशन में क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हुए बिना सीधे वो गैस में चेंज हो जाता है।
यस, आप सोचो कि इसका एग्जांपल क्या है, मतलब सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस में तो बड़ा ईजी एग्जांपल है बर्फ़, है ना, आइस। वो मेल्ट होता है, फिर वो लिक्विड बनता है, लिक्विड से फिर वो गैस बनता है। बट इन सब्लिमेशन सॉलिड से डायरेक्ट गैस में बदल सकता है। द ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम इट्स सॉलिड फेज टू गैसियस फेज विदाउट चेंजिंग इट इनटू द लिक्विड फेज, है ना, और वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो इसे सब्लिमेशन कहते हैं। अब इसमें अगर फिगर देखो सब्लिमेशन का, तो इसमें आपको समझ में आएगा, एग्जांपल दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये फिगर जो है मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड सॉल्ट, इसका एक मिक्सचर है। और चाइना डिश, चाइना डिश क्या मतलब डिश नहीं है कोई, ठीक है ना, एक रखने का चीज़ है। तो वहाँ पे रख दिया और नीचे से, है ना, आग लगा दिया है, बर्नर है। और ऊपर में ये जो देख रहे हो ये जो कीप है, इन्वर्टेड फ्यूनल, उसी को कीप भी कहते हैं। तो वो इन्वर्टेड है, उल्टा रख दिया गया है। और ऊपर से कॉटन का प्लग लगा दिया गया है ना वहाँ से, ताकि वो निकल ना सके। उसके बाद क्या देखा गया कि जैसे ही हीट किया गया, तो ये जो मिक्सचर ऑफ अमोनियम क्लोराइड और जो सॉल्ट था, वो क्या हुआ, ऊपर में कीप में जाके बैठ गया, है ना, सॉलिडिफाइड अमोनियम क्लोराइड वहाँ जाके बैठ गया। तो ये क्या हो रहा है, सॉलिड जो है डायरेक्ट जो है उसको हीट मिल रहा है, वो गैस में चेंज हो जा रहा है ना, और ऊपर जाके चिपक रहा है। मतलब सॉलिड से सीधे गैस में बना, लिक्विड में भी चेंज हुए बिना, फिर ऊपर से फिर जाके वहाँ जमा हो जा रहा है ना, कलेक्ट हो जा रहा है उसको, और वहाँ पे फिर से जो है सॉलिड में चेंज हो जा रहा है। तो ऐसा है, इसमें देखा जाता है। तो ये सब्लिमेशन है, ठीक है। सो हमने ये पढ़ा था कि इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर में, चेंज मतलब टेम्परेचर चेंज करने से कैसे मैटर का जो स्टेट होता है वो चेंज होता है। इन द सेम वे इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन द स्टेट ऑफ मैटर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो भी मटेरियल मैटर होते हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होता है। उन पार्टिकल के बीच कुछ ना कुछ स्पेस होता है, और वो एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटर पार्टिकल फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आप उस पर प्रेशर अप्लाई करते हो, बाय अप्लाइंग प्रेशर द इंटर पार्टिकल स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ मैटर डिक्रीजेज। Thus, by applying pressure and reducing temperature, we can convert a solid to liquid and a liquid to gas. सॉरी, यहाँ पे एक छोटी सी गलती हो गई है कि जब आप प्रेशर बढ़ाओगे या फिर टेम्परेचर घटाओगे, तो क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे के नज़दीक आएंगे, जिससे वो आप गैस से लिक्विड और लिक्विड से सॉलिड बना सकते हो। यहाँ पे उल्टा दिया हुआ है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बना सकते हो, ऐसा होता है। चलिए ठीक है, अब इवेपोरेशन को समझ लें। द फिनोमेना बाय विच मॉलिक्यूल्स in liquid state undergo a spontaneous transition to the gaseous phase at any temperature below its boiling point is called evaporation. For example, the gradual drying of damp cloths is caused by the evaporation of water to water vapor. तो इवेपोरेशन देखो हम लोग 6 क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं, है ना, उस पर कोई उसके जो वाटर मॉलिक्यूल है ना, वो क्या होते हैं, वो भाप बन के जो है ऊपर उड़ना स्टार्ट करते हैं, तो इसे इवेपोरेशन करते हैं। फिर भी आप डेफिनेशन समझना चाहो तो द फिनोमेना बाय विच मॉलिक्यूल इन लिक्विड स्टेट अंडरगो अ स्पॉन्टेनियस ट्रांजिशन टू द गैसियस फेज। तो इसमें एक फिनोमेना होता है जिसमें लिक्विड स्टेट से वो क्या हो जाता है, गैसियस फेज में चेंज होने लगता है किसी भी टेम्परेचर पे, एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, है ना, बॉइलिंग पॉइंट से वो टेम्परेचर कम होना चाहिए, उस टेम्परेचर पे होता है ये। इज़ कॉल्ड इवेपरेशन, तो इसे इवेपरेशन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप कपड़े को बाहर रखो और वो अगर भीगा हुआ है तो कुछ समय बाद वो क्या होता है, सूख जाता है। द रीज़न इज़ कि जो लिक्विड होता है वो गैस में ट्रांजिशन उसका हो जाता है, और इसी को इवेपरेशन कहते हैं। हम लोग काफ़ी समय से इसको पढ़ते ही आ रहे हैं, है ना। तो इवेपरेशन है। आपके मन में आ रहा है कि ये बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वैसे मैंने पहले ही बता दिया। बॉइलिंग पॉइंट है ना, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे उस एटमॉस्फेरिक वातावरण में वो बॉयल करने लगता है, तो उसे बॉइलिंग पॉइंट कह रहे हैं, ठीक है। तो ये हम लोग एवेपोरेशन के बारे में पढ़ रहे थे, और आगे बढ़ते हैं। अब जो इवेपोरेशन होता है किन किन कारणों से वो कभी ज़्यादा होता है, कभी कम होता है। आप देखिए होंगे गर्मी में ज़्यादा इवेपोरेट होता है, जल्दी सूख जाता है कपड़ा, है ना। ऑन दी अदर हैंड आप अगर घर में रखे हो तो धीरे धीरे होता है। तो क्या क्या ऐसे फैक्टर हैं जो इवेपोरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सो वी कैन सी हियर टेम्परेचर, द रेट ऑफ
इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो जैसे ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा इवेपोरेशन भी बढ़ जाएगा, है ना, इजी। सरफेस एरिया, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन सरफेस एरिया। ऑब्वियसली मान लो आप कपड़े लिए और कपड़े को ना हम लोग जो सिंपल भाषा में ऐसा कहते हैं ना, घर तरफ लार देना, कपड़े को सुखाने के लिए डाल देना, हैंग कर देना। तो आप अगर मोड़ के रख दो, पानी में डाले और मोड़ के रख दिए तो क्या वो जल्दी सूखेगा, या फिर जो अच्छे से फैला करके रख दिए वो, तो जितना ज़्यादा उसका सरफेस एरिया होगा वो उतना जल्दी इवेपोरेट होगा, है ना, ये भी है। तीसरा ह्यूमिडिटी, द रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन ह्यूमिडिटी। तो देखो जितना आप मान लो कुहासे में कपड़े को रख देते हैं, ठीक है ना, तो वो धीरे 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 बहुत धीरे धीरे जो है ना उसका इवेपोरेशन होता है। तो जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी होगा उतना धीरे ये इवेपोरेट होगा, ये ध्यान रखना। विंड स्पीड, है ना, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन विंड स्पीड। तो जितना ज़्यादा हवा तेज होगा उतना जल्दी आपके कपड़े सूखेंगे। मैं एक कपड़े का एग्जांपल ले रहा हूँ, वैसे आप कुछ भी देख सकते हो इसमें। तो विंड स्पीड बढ़ने से क्या होता है, इवेपोरेशन बढ़ जाता है। इवन तो लेट्स से कि आपका कपड़ा भीगा हुआ है और आप घर में ना दे करके पंखे के सामने दे दिए, तो देखो बहुत जल्दी वो इवेपोरेट होके, है ना, वो उड़ेगा, तो इवेपोरेट होगा और सूख जाएगा। तो इवेपोरेशन, है ना, ये सब फैक्टर है, आप इस पर ध्यान रख सकते हो, बहुत ईजी है, आप तो ऐसे भी लॉजिकली भी सोच सकते हैं। अब पढ़ रहे हैं कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। ड्यूरिंग इवेपोरेशन द पार्टिकल ऑफ ए लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू ओवरकम द इंटरपार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एंड अंडरगो फेज चेंज। है ना, क्या क्या रहा है कि इवेपोरेशन के दौरान जो होता है, जो पार्टिकल होते हैं लिक्विड के, वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं सराउंडिंग से, मतलब जो भी हीट होता है उससे वो एब्जॉर्ब कर लेता है। और क्या करता है, इंटरपार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उनके बीच, वो क्या होता है, वो उसके बीच में फेज को अपना चेंज करते हैं, है ना, लिक्विड से गैस में ऐसा चेंज हो गया ऐसा। द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट ऑफ फ्रॉम द सराउंडिंग मेक्स द सराउंडिंग कूल, है ना। अगर मान लो आप, तो ये क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है, और हीट को एब्जॉर्ब करेगा तो उसके जो सराउंडिंग होगा एरिया, है ना, वो क्या होगा, थोड़ा कूल हो जाएगा। इसी को हम लोग कह रहे हैं कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। तो इवेपोरेशन के कारण कूलिंग बढ़ता है, दैट्स ऑल। तो फॉर एग्जांपल स्वेटिंग कूल्स डाउन आवर बॉडी, जैसे कि हमारा जो बॉडी है, पसीना निकलता है, तो वो भी वो धीरे धीरे क्या करता है, कूल भी करता है। मतलब हम लोग सिंपल भाषा में भी करते हैं कि देखो वैसा गर्मी जिसमें पसीना निकले वो ज़्यादा बेटर है कि जिस तुलना की उसमें गर्मी लग रहा है लेकिन पसीना नहीं निकल रहा है, वो बहुत ही खतरनाक है ना, मतलब बहुत ज़्यादा वो गर्मी देता है। सो दैट वी डोंट वांट। तो ठीक है, हमने पढ़ तो लिया कूलिंग ड्यू टू इवेपोरेशन। अब इसके यूज़ क्या है, तो हम लोग पढ़ रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ इवेपोरेशन कूलिंग। ठीक है, तो अभी इसको समझते हैं कि इसके क्या क्या एप्लीकेशन है कूलिंग के, तो हो गए ही फायदे। टू कीप वाटर कूल इट इज़ kept in earthenware container similar to the pores in cotton fabric. The pores in the earthen pots surface area allow more evaporation. To keep our body cool we sweat a lot. Evaporation is what a transpiration ultimately is. Our body's water evaporates using energy in the process and lowering our body temperature as a result. We dress in cotton during the summer. Since cotton is a powerful water absorbent, it allows more perspiration to come into touch with the air, promoting more evaporation. We have a cooling effect than wearing cotton clothing because of this. तो बेसिकली कि ये जो कूलिंग इवेपोरेशन के कारण जो कूलिंग होता है उसमें क्या क्या हम बेनिफिट्स होता है, क्या क्या फ़ायदे होते हैं ना, ये सभी हम देख पाते हैं यहाँ पे। जैसे कि आप अगर गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनो तो उसमें आपको ज़्यादा आराम मिलता है, रदर कि आप ऐसे एकदम हैवी कपड़े पहन लिए जिसमें ना उसमें कूलिंग नहीं हो सकता। फिर आपका स्वेटिंग जो होता है उसमें भी आपको काफ़ी कूलिंग मिलता है, तो वो भी एक बेटर वे है। तो ये सब आप ध्यान में रख सकते हैं, ये सब कुछ एग्जांपल्स हैं एप्लीकेशन ऑफ कूलिंग के, जो कि आप अगर देखो जो बड़े बड़े फील्ड होते हैं जहाँ पे क्रिकेट लोग खेलते हैं वहाँ पे भी बहुत पानी लगाया जाता है, पानी गिराया जाता है। मतलब गर्मी रहता है तो उससे पहले पानी वहाँ पे गिराया जाता है ताकि थोड़ा वातावरण को क्या किया जाए, कूल किया जाए। तो ऐसा लोग करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। एंड आपको और नेक्स्ट वाले वीडियो चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर सकते हो आप हमारे चैनल को। एंड थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।